नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं मास्टर राकेश। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर राकेश में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो किताब है हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 8 की उसका जो पहला अध्याय है कैसे कब और कहाँ, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसके अंदर ये जानेंगे कि कौन सी घटना कैसे घटित होती है, वह कब घटती है और कहाँ घटती है। इन चीज़ों के बारे में ही ज़्यादातर इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम इतिहास के अंदर पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आज से पहले इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। मतलब आज से पहले इतिहास को किसका पर्याय माना जाता था बच्चों? तारीखों का पर्याय माना जाता था। मतलब पहले तारीखों को रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। कभी कभी हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि शायद आज जो चल रहा है वह पहले भी ऐसा ही रहा होगा। बच्चों, जो चीज़ हमें आज दिखाई देती है उसे हम ऐसा मानकर चलते हैं कि शायद ये 500 साल पहले भी ऐसे ही रही होगी। ये हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि चाय एवं कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ, एवं रेल में बैठे बैठे आप खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते हैं कि रेलवे का निर्माण किस सन से शुरू हुआ, कौन से साल से शुरू हुआ। और इसी प्रकार से आप सुबह सुबह जब अखबार पढ़ते पढ़ते ये सोचते हैं कि जिस समय अखबार नहीं था उस समय लोगों को सूचना किस प्रकार से मिलती थी। मतलब जिस समय अखबार नहीं बनता था उस समय लोगों को सूचनाएं किस प्रकार से मिलती होगी। ये सारी बातें अपने जहन में होती हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। बच्चों, इन सभी बातों से हम समय के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जाता, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक लंबे समय तक घटित होती हैं। जैसे अचानक लोगों ने सुबह उठते ही चाय पीना शुरू थोड़ी किया है। यह चाय पीने की जो प्रक्रिया है यह एक लंबे समय तक की कहानी है, एक लंबे दौर की कहानी है। इसलिए चाय पीने का जो चलन शुरू हुआ है उसकी कोई एक फिक्स डेट निर्धारित नहीं है, उसे हम एक समय अंतराल के रूप में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कब यहाँ पे अपने कदम रखे, और ऐसी घटनाओं एक निश्चित तारीख तय करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बच्चों, एक समय था जब लोग बड़ी बड़ी घटनाओं और युद्धों को ही इतिहास मानकर चलते थे, लेकिन आजकल प्रमुख घटनाओं, राजा महाराजाओं के युद्धों को छोड़कर बाकी चीज़ों को भी हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन पहले इतिहास में केवल घटनाओं, प्रमुख जो घटनाएं होती थी और जो प्रमुख युद्ध होते थे उनकी तारीखों को भी रटवाते थे। इसलिए बच्चों को इतिहास विषय क्या लगता था? बोरिंग लगता था। पहले इतिहासकार ये लिखते थे कि कब राजा का जन्म हुआ, कब उसको गद्दी पर बैठाया गया, मतलब वो कब राजा बना, और कब उसकी शादी हुई, किससे उसकी शादी हुई, कौन सी रानी से उसका विवाह हुआ, और उसके बच्चे कितने पैदा हुए, उनके क्या क्या नाम थे, और साथ ही साथ कब उस राजा की मृत्यु हुई तथा उसके बाद राजा कौन बना। मतलब राजा की मृत्यु होने के बाद राजा कौन बना। अर्थात जो सारा का सारा इतिहास था वह राजा के परिवार के आसपास ही सारा का सारा इतिहास का विषय घूमता रहता था, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है कि राजा का जन्म कब हुआ, राजा का विवाह कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, वह गद्दी पर कब बैठा। ऐसी घटनाओं की बच्चों क्या है, एक निश्चित तिथि होती है। ठीक है, इसीलिए उस समय इन तिथियों का बोलबाला ही इतिहास में छाया रहता था। ठीक है, आगे। लेकिन बच्चों, आजकल इतिहासकार तारीखों को छोड़कर अन्य बातों पर भी लिखने लगे हैं। जैसे उस समय के लोग कौन सा व्यवसाय करते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार से खेती करते थे, उनकी संस्कृति किस प्रकार की थी, अर्थात उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बोलने का ढंग किस प्रकार का था, और उस समय रियासतें किस प्रकार से बनी एवं बाज़ारों का विकास किस प्रकार से हुआ। ये सभी बातें आज के इतिहास से मिलती हैं। ये सभी बातें आज के इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों, आज के इतिहास के अंदर इतिहासकारों ने नए विचार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में जो बदलाव आए हैं इसके बारे में भी आजकल इतिहास में लिखा जाने लगा है। पहले के इतिहास में केवल किसके बारे में लिखते थे बच्चों इतिहासकार? राजा के बारे में। ठीक है, राजा की प्रमुख जो घटनाएं होती थी, जो युद्ध होते थे, उनके बारे में लिखते थे। लेकिन आजकल का जो इतिहास है वह नवीन विचारों पर आधारित इतिहास हो गया है। बच्चों, वे कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है? तो हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है वह भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। बच्चों, भारत का जो आधुनिक इतिहास है
वह आधुनिक इतिहास ब्रिटिश इतिहासकार जो इंग्लैंड के इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था। और उस इतिहास के अंदर जो भारत में गवर्नर जनरल होते थे उनके ही बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में ही उनके अंदर जिक्र होता था। उनके इतिहास, जो उनका इतिहास था, वह गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द, उनके आसपास की घटनाओं में ही घूमता रहता है। बच्चों, आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आधुनिक इतिहास का जो प्रथम गवर्नर जनरल वह वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है। बच्चों, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वह गवर्नर जनरल, हमारे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है। एवं अंतिम जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ आके जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो क्या है बच्चों, खत्म हो जाता है। गवर्नरों का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। बच्चों, में अलग अलग अध्याय में अलग अलग गवर्नर जनरल का सिलसिला ही छाया रहता है। बच्चों, जो पहले वाली किताब थी इतिहास की, जो पहले वाली इतिहास की किताब थी, उस इतिहास की किताब में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग जो गवर्नर जनरल होते थे उनका सिलसिला ही छाया रहता था। जैसे किसी अध्याय में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी में वेलेस्ली के बारे में, किसी में लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के बारे में, किसी में लॉर्ड बेंटिंक की नीतियों के बारे में, किसी में कैनिंग के बारे में, किसी में लॉरेंस के बारे में, किसी में लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी अध्याय में लॉर्ड कर्जन के बारे में, और किसी अध्याय में लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड इरविन आदि सभी गवर्नर जनरलों के बारे में अलग अलग अध्याय में पढ़ाया जाता था। एवं इसके बारे में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता रहा है आज से पहले तक। अब आगे जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं बच्चों, जब हम कोई इतिहास या कहानी लिखते हैं तब उसको हम क्या है, टुकड़ों में बांट देते हैं। टुकड़ों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि जिससे हम उसको आसानी से क्या कर सके, समझ सके एवं उसको याद कर सके। यह हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर सीखते हैं। अब आगे आता है बच्चों कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। बच्चों, अवधि का मतलब होता है समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल मतलब 10 साल का समय, 20 साल का समय, इसको हम अवधि कहेंगे। तो देखो बच्चों, सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में एक अपनी विशाल किताब लिखी। उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये जो किताब है, इस किताब में उन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। मतलब भारतीय इतिहास को उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारतीय इतिहास में बांटा। ये किसकी सोच है? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। बच्चों, शायद जेम्स मिल का मानना था कि भारत में हमेशा से ही सांप्रदायिकता छाई रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान शासक ही आपस में लड़ते रहे। मतलब यहाँ पे उन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म को ही प्रमुख माना है, बाकी धर्मों को यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया है। जबकि इन धर्मों के साथ साथ में और बाकी धर्म भी हिंदुस्तान में रहते थे। जेम्स मिल तो यहाँ तक मानते हैं कि भारत का विकास ब्रिटिश लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखो बच्चों, जेम्स मिल कह रहे हैं कि भारतीयों का जो विकास है वह ब्रिटिश लोगों के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बच्चों जेम्स मिल की सोच है। आगे देखो बच्चों, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश में बांटना तर्कसंगत नहीं है। इसमें बच्चों सांप्रदायिकता झलकती है एवं इन तीनों के अलावा भारत में दूसरे धर्मों का यहाँ पे एक प्रकार से हनन समझा जाएगा। मतलब दूसरे धर्मों को यहाँ पे गौण माना जा रहा है। मतलब दूसरे धर्मों को यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए बच्चों भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटना तर्कसंगत नहीं ठहरता है। अब देखो बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अलग ढंग से 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों, वर्तमान में जो हम इतिहास पढ़ते हैं वह 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ये बच्चों एक समय कालखंड के आधार पर निर्धारण किया गया है इसका। उसके बाद बच्चों, बहुत सारे इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के इतिहास को औपनिवेशिक युग की संज्ञा दी है। बच्चों, बहुत सारे इतिहासकारों ने जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसे औपनिवेशिकरण माना है। क्या माना है बच्चों? औपनिवेशिक युग माना है। क्या माना है? औपनिवेशिक युग। अब बच्चों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये औपनिवेशिक क्या होता है? तो बच्चों देखो, जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश के दबदबे से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशिकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात एक जो शक्तिशाली देश होता है वह दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है एवं वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पारिवारिक ऐतिहासिक परिवेश, वहाँ की राजनीति, इन सभी में जो शक्तिशाली देश होता है वह अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है और उस देश का शोषण करता है। इसे ही बच्चों हम औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। अब आगे देखो बच्चों,
कि हम किस तरह जानते हैं कि इतिहास के स्रोत कौन से हैं, मतलब इतिहास को किन स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, भारतीय इतिहास का 250 साल का इतिहास लिखने में इतिहास का किन किन स्रोतों को महत्वपूर्ण मानते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अभिलेखों के बारे में कि प्रशासन के द्वारा जो अभिलेख तैयार करवाए गए थे उन अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए जो रिकॉर्ड हैं वो इतिहासकारों के लिए एक मुख्य स्रोत हैं जिनके माध्यम से इतिहास लिखने में हमें बहुत सहायता मिलती है। बच्चों, अंग्रेज़ों के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किए गए, जो कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, पटवारी के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किए गए, उन रिकॉर्डों के माध्यम से हमें इतिहास लिखने में उस समय के इतिहास की जानकारी हम आसानी से अभिलेखों के माध्यम से आसानी से लिख सकते हैं। अभिलेखों में लिखना का कार्य बच्चों खुशनवीसी या सुलेख नवीसी लोग करते थे। जो सुंदर ढंग से लिखने का कार्य करते थे उसे हम खुशनवीसी या सुलेख नवीसी के नाम से जानते हैं। बच्चों, अभिलेख लिखने का कार्य कौन करते थे? खुशनवीसी या सुलेख नवीसी करते थे। अब बच्चों, इतिहास का दूसरा जो स्रोत है वह है सर्वेक्षण करना। क्या करना? सर्वेक्षण का लगातार महत्व बढ़ता गया। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए उन्होंने यहाँ पे सर्वे करना चालू कर दिया और यहाँ भारत में आके उन्होंने नक्शा बनाना क्या कर दिया बच्चों? शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का महत्व लगातार बढ़ता गया। अंग्रेज ये मानते थे कि किसी देश पर यदि शासन करना है तो उसे अच्छी तरह सर्वे करके समझना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, जिसके माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जाता था। बच्चों, 19वीं शताब्दी में देश को समझने के लिए देश के नक्शे तैयार करवाए गए जिससे कि देश की सीमाओं को अच्छी तरह से समझा जा सके। सर्वेक्षणों के अंतर्गत धरती की गुणवत्ता, वहाँ के ऐतिहासिक एवं भवन, मिट्टी की गुणवत्ता को जांचना, साथ ही फसलों के बारे में सर्वेक्षण करवाए गए कि कहाँ पे कौन कौन सी फसल हो सकती है, और जनगणना के द्वारा वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का पशु जनसंख्या के बारे में, वहाँ के जनघनत्व के बारे में, उनके व्यवसाय एवं उनकी जातियों के बारे में आदि जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी सर्वेक्षण के माध्यम से, जिससे कि आसानी से भारत देश को समझा जा सके। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण, मानव सर्वेक्षण, प्राणी जात सर्वेक्षण और पुरातात्विक सर्वेक्षण किए गए, जिससे कि आसानी से हम इस देश को समझ के इसको औपनिवेशिक गुलाम बना सके। आगे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बच्चों कि जो अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत रिकॉर्ड जो तैयार करवाए गए उनसे हमें क्या पता नहीं चलता है। बच्चों, जो अंग्रेजों के अधिकृत रिकॉर्ड थे उनसे केवल हमें अंग्रेजों की सोच का ही पता चलता है। इन रिकॉर्ड के माध्यम से हमें केवल अंग्रेज सरकारी अफसरों की सोच के बारे में पता चलता है, लेकिन इनके माध्यम से सामान्य जनता के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। सामान्य जनता को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है और सामान्य जनता क्या सोचती थी, वह किस प्रकार से रहती थी, उनकी भावनाओं को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर केवल गवर्नर जनरल और जो मुख्य मुख्य बातें थी, मुख्य मुख्य घटनाएं थी, उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। जो उनके काम की बातें थी उनके बारे में वर्णन मिलता है। अब बच्चों, हम उन लोगों के बारे में कहाँ से जान सकते हैं? जो सामान्य जनता थी उसके बारे में कहाँ से जान सकते हैं? देखो, देश के सामान्य लोगों की जानकारी के लिए बच्चों हमें सरकारी जो रिकॉर्ड है उससे परे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अन्य सामग्री की ओर ध्यान देना होगा जो शायद आसानी से हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे लोगों के द्वारा डायरियाँ लिखी जाती थी, उन डायरियों में बच्चों हमें वास्तविकता मिलेगी। जो तीर्थयात्री थे, बाहर से तीर्थ यात्रा करने आते थे, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके जो संस्मरण हैं, उनसे भी हमें स्थानीय जनता के बारे में, सामान्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। या फिर स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली किताबें या स्थानीय प्रचलित जो कहानियाँ हैं उनसे भी हमें किसके बारे में, सामान्य जनता के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो बच्चों, आपका जो ये अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर राकेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।